हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज है 7 फरवरी और आज 7 फरवरी संडे को हम लोग डिस्कस करेंगे बजट के बारे में। जैसा कि एवरी संडे जिस तरह से एवरी संडे डिस्कस होता है 8 बजे से। और आज का टॉपिक है बजट, जो कि बजट को डिस्कस करेंगे हम 2020 और 21 का। जैसे अभी 21-22 का बजट आ गया है, लेकिन पहले हम एक बार 20-21 का बजट डिस्कस करेंगे, इसको रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट संडे को 21-22 का बजट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार फिर से बता दें दोस्तों, ये 20-21 का बजट है। नेक्स्ट संडे को हम लोग नेक्स्ट संडे को 21-22 का बजट डिस्कस करेंगे। एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं पीछे वाला, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। इतिहास को देख लेते हैं कि क्या है इसका। तो ये देखिए, बजट को जो है ना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये अनुच्छेद 12 के तहत ये ये क्या अनुच्छेद 12 में अनुच्छेद 112 में किया गया है। सरकार के द्वारा फरवरी के पहले दिन में ये लॉन्च किया जाता है। 2016 तक ये लास्ट अप्रैल तक 2016 तक ये अप्रैल के लास्ट में निकलता था, लेकिन उसके बाद 1 फरवरी को इसको निकालने के लगा। मार्च के भारत का लास्ट तक मार्च अप्रैल ना, लास्ट अप्रैल का होता था। ना अप्रैल से स्टार्ट होता था। मार्च के लास्ट में ना पेश किया जाता था, तो अप्रैल से स्टार्ट कर दिया जाता है बजट का। हाँ, तो पहली बार बजट लॉन्च किया गया था 18 फरवरी 1860 को। हम्म, 18 फरवरी 1860 को लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा किन लॉन्च किया गया था? इस वक्त थी अंग्रेज जेम्स की सरकार थी ना। विल्सन। क्या? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी। हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी उसमें। जेम्स विल्सन। विल्सन। हम्म, पहली बार बजट पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के काल में। जेम्स विल्सन के दौरान, जो कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी के या अंग्रेजी शासन के दौरान कहा जा सकता है। उसके बाद स्वतंत्र भारत के उसके बाद स्वतंत्र भारत के 1947 में पहली बार बजट पेश किया गया। किसके किसके काल में? आर के सुनमुख चेट्टी। आर के सुनमुख चट्टी चट्टी। आर के सुनमुख चेट्टी, जो कि पहले क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद सितंबर 2019 तक मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किए हैं। सबसे ज्यादा बजट अभी तक से मोरारजी देसाई ने पेश किया। उसके बाद पी चिदम्बरम 9 बार, और उसके बाद प्रणब मुखर्जी 8 बार, उसके बाद यशवंत सिन्हा, यशवंत चौहान और डी देशमुख इस तरह से 7 बार पेश किए, जबकि मनमोहन सिंह और टी कृष्णाचार्य ने 6 बार बजट पेश किए। तो उतना ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ऊपर का दो दो तीन याद रखना है बस। मोरारजी देसाई ने जब सबसे ज्यादा बार बजट पेश किए हैं 10 बार, और उसके बाद पी चिदम्बरम 9 बार।
इस बजट में इस बजट का मुख्य विचार है एस्पिरेशनल इंडिया, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई थी, केयरिंग सोसाइटी की बात की गई, और विशेष रूप से निर्मला सीतारमन ने संसद में बजट भाषण के दौरान एक कश्मीरी कविता भी पढ़ी थी इसका, और साथ ही साथ तिरुवल्लुर द्वारा लिखित एक तमिल पुस्तक भी पढ़ा गया था। अब तक का सबसे लंबा भाषण भी दिए सीतारमन ने, जो कि 2 घंटे 40 मिनट का था। पिछली बार की तुलना में इस बार थोड़ा ज्यादा था। पिछली बार 2 घंटे इसी के आसपास था, इस बार 2 घंटे 40 मिनट का था। बजट एक फ्रेंच वर्ड है जो कि फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद आता है हलवा सेरेमनी, जो कि एक संस्कृति कह सकते हैं, हमारे भारत की एक संस्कृति इसे कह सकते हैं। जो कोई भी अच्छा काम करने से पहले जिस तरह से मुंह मीठा किया जाता है, जैसे कि आप गांव घर में या समाज में देखे होंगे कि जैसे ही जब कोई अच्छा काम करने जाता है या कोई एग्जाम देने जाता है, तो उससे पहले उसको दही चीनी खिलाया जाता है। ठीक उसी तरह से ये भी एक तरह का हलवा सेरेमनी है, ताकि कोई भी जो हम काम करने जा रहे हैं, जो बजट पेश करने जा रहे हैं, वो एकदम अच्छी तरह से हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि क्योंकि बजट जो पेश किया जाता है ना, वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के थी पूरे साल का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, किस आधार पे आगे बढ़ेंगे, और कैसे कैसे जो है ना देश को चलाएंगे, उस तरह से उस चीज को पहले ही हम डिस्कस करते हैं। इसीलिए इसी को देखते हुए ये हलवा सेरेमनी किया जाता है। हलवा सेरेमनी के दौरान जितने भी इसमें शामिल होते हैं, उन सभी लोगों को नॉर्थ ब्लॉक में रखा जाता है, ताकि और ये एक एक सप्ताह तक रखा जाता है, 7 दिन तक, ताकि 7 दिन तक कोई भी नॉर्थ ब्लॉक से बाहर नहीं जा सकता है, ना ही उनके पास, ना ही कोई मोबाइल वगैरह सब कोई यूज कर सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी खबर जो है लीक ना हो सके, और इसे सुरक्षित ढंग से पेश किया जाए। भारत के पहले वित्त मंत्री श्री आर के सन्मुख चेट्टी ने 5 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमण के बही खाते से बजट लेकर इस परंपरा को तोड़ा था। बही खाता इस तरह का, एक निर्मला सीतारमण है, ये राज्य मंत्री है। पहले लेदर का बैग इस तरह से हुआ करता था, जो कि अब बदल गया। ये भी एक फ्रेंच वर्ड, लेदर भी एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया था। अब बही खाता में हो गया। अब इस तरह से बही खाता में पिछली बार लॉन्च किया गया था, और इस बार 2021-22 में लॉन्च किया गया है पेपरलेस। ये 2020-21 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वहीं भारत की जीडीपी को देखें तो ये 2.9% के साथ 5वें नंबर पे आता है, लगभग $3 ट्रिलियन। भारत की जीडीपी है $3 ट्रिलियन। पहले नंबर पे है चाइना 14.1% के साथ, दूसरे नंबर पे यूएसए 30.4% के साथ, तीसरे नंबर पे जापान 5.2%, और चौथे नंबर पे है यूके जर्मनी 3.9%, और पांचवें नंबर पे है इंडिया 2.9%। जीडीपी क्या होता है, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे, किस तरह से इसको निकाला जाता है, जीडीपी किसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इस बजट का थीम था ईज ऑफ लिविंग। बजट का थीम क्या था? ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग जिसमें रोटी कपड़ा मकान, इस चीज को क्योंकि हम मनुष्य के लिए, इंसान को लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? 3 चीज, रोटी कपड़ा और मकान। और इस चीज को पाने में हमको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमें सुविधा से आसानी से इस चीज को ये चीज प्राप्त हो जानी चाहिए।
इसी को देखते हुए इसमें किया गया है। इसमें एस्पिरेशनल इंडिया की बात की गई, जिसमें एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। उसके बाद कहा गया कि इसमें पानी और पानी की देखेंगे, वेलनेस पानी के लिए बात करेंगे। और इसमें तीसरी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा और नौकरी और शिक्षा के ऊपर हम काम करेंगे। दूसरी बात इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई, जिसमें इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, जिसमें नई इकोनॉमी के रास्ते लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे और इंडस्ट्रीज मूलभूत ढांचे को बदलने की कोशिश करेंगे। तीसरा है केयरिंग सोसाइटी, जिसमें वीमेन एंड चाइल्ड सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे। उसके बाद कल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और उसके बाद इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काम करेंगे, ताकि जीने में कोई तकलीफ ना आए कोई भी। इस तरह से किया गया है। वहीं टैक्स कलेक्शन ऑफ जीडीपी की बात करें तो इस टैक्स, इनकम टैक्स ये हो गया या कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट टैक्स हो गया या प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इन तीनों में हमारी स्थिति बहुत खराब है। जैसे कि भारत के लोग भारत में टैक्स कम पे करते हैं लोग, जिसमें इनकम टैक्स की बात करें तो ये भी बहुत कम है। कॉर्पोरेट टैक्स भी लोग कम देते हैं और प्रॉपर्टी टैक्स भी लोग कम देते हैं। वहीं यूके यूएसए और जापान की बात करें तो यूएसए में इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा आता है, तो कॉर्पोरेट टैक्स कम आता है और प्रॉपर्टी टैक्स भी कम आता है। वही देखें तो जर्मनी में, फ्रांस में भी और जापान में भी इस तरह से इसकी तुलना में हमारी जीडीपी बहुत कम है। डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात की गई है, जिसमें 2018 तक 19.7 लाख करोड़ ट्रांसफर डायरेक्ट डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। इसमें कहा है डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि 2018 तक लगभग 19.7 लाख करोड़ डायरेक्ट जो है ना पैसा लोगों के बैंक में ट्रांसफर किया गया है। वहीं इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो इसमें कहा गया है कि गवर्नेंस सरकार की बात की गई है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर फोकस किया जाएगा। इसमें हेल्थ केयर के लिए आयुष्मान भारत को लाया जाएगा। इसमें क्लीन एनर्जी के लिए उज्ज्वला एंड सोलर एनर्जी पावर डेवलपमेंट की बात की गई है। और इसमें प्रोविजन ऑफ सैनिटाइजर्स एंड वाटर, जिसमें स्वच्छ पानी के लिए भी कहा गया है। ट्रेंड्स इन टैक्स रेसिपेट्स की बात करें तो इसमें दिखाया गया है कि क्रॉस टैक्स रेसिपेट्स कितना है, तो 10.8% आया है। में डायरेक्ट टैक्स से आया है 5.9% और इनडायरेक्ट टैक्स से आया है 4.9%। पिछली बार की तुलना में इनडायरेक्ट टैक्स भी ज़्यादा है थोड़ा सा। इसमें बताया गया है डिजिटल इंडिया में कि 7 लाख लगभग 7 लाख करोड़ जो है ना लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर किया गया है। कई सारे वादे भी किए गए हैं, जैसे कि डिजिटल गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका फोकस किया गया है।
ये हमने बात कर चुके हैं। अब देखते हैं सब्सिडी, यानी कि गवर्नमेंट सब्सिडी कहाँ कहाँ देती है। तो फूड पे देती है, फर्टिलाइजर पे देती है, और पेट्रोलियम पे सब्सिडी दिया जाता है। हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार की खर्चे कहाँ कहाँ पे है, सरकार कहाँ कहाँ पे पैसा को खर्च करती है। तो इसमें डिफेंस पे खर्च किया जाता है लगभग कितना करोड़। डिफेंस पे खर्च किया जाता है लगभग 3.5 लाख करोड़। एग्रीकल्चर पे लगभग 1.5 लाख करोड़ खर्च किया जाता है। वही एजुकेशन पर 99,000 लगभग 99,000 करोड़ खर्च किया जाता है। वही हेल्थ पर कितना किया जाता है 67,000 करोड़, यानी कि 67,000 करोड़, 67,000 करोड़ खर्च किया जाता है। इसमें से सब सब हमें याद नहीं रखना है, जो जो हमें एग्जाम के व्यू से है उस चीज पे हमको फोकस करना है। जैसे कि डिफेंस एक हो गया, एक एग्रीकल्चर हो गया, जो कि आपका एक सोशल इशू है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि एग्रीकल्चर में सरकार के द्वारा कितना पैसा खर्च किया जाता है। वही एजुकेशन पे हम देख लेंगे कि एजुकेशन में कितना खर्च किया जाता है। वही हेल्थ के ऊपर हम देखेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में जिस तरह से कोरोना का महामारी आया है, उसको देखते हुए ये हमें पता होना चाहिए कि हेल्थ पे सरकार के द्वारा कितना खर्च किया जाता है। इसके अलावा और क्या एग्जाम की व्यू से होगा, सोशल वेलफेयर पर भी हम देख लेंगे। ये देखिए, ये सब हमको याद नहीं रखना है, बस एक मोटा मोटी हमको बस ध्यान में रखना है कि यह इतना इतना चीज इस चीज पे खर्च किया जाता है। हम देखते हैं कि सरकार जो है ना स्टेट को कितना पैसा देती है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो है ना स्टेट के पास पैसा जाता है, लगभग 12 लाख करोड़ स्टेट को पैसा दिया जाता है। इस बार था लगभग 12,000 करोड़। वही 19-20 में दिया गया था लगभग 19 हजार करोड़, लगभग 11 लाख करोड़ दिया गया था 19-20 में। और 20-21 में दिया है सरकार को कितना पैसा दिया गया है, लगभग 12 लाख करोड़, लगभग 12.5 लाख करोड़। अब देखते हैं कि सरकार के पास पैसा कहाँ कहाँ से आती है। तो सबसे ज्यादा खर्च होता है स्टेट के ऊपर 20%। उसके बाद सबसे ज्यादा कहाँ खर्च होता है, उसके बाद होता है इंटरेस्ट पेमेंट पर, यानी कि जो हम उधार लेते हैं, जो हम इन्वेस्ट कर किसी से उधार लेते हैं, तो उनको हम इन्वेस्ट इंटरेस्ट के ऊपर जो पेमेंट करते हैं उसका हमको सबसे ज्यादा पर खर्च करने पड़ता है 18%। उसके बाद और कहाँ कहाँ जाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो हम स्कीम लॉन्च करते हैं, सरकार के द्वारा स्कीमें लॉन्च की जाती है, उनके ऊपर 13% खर्च किया जाता है। उसके बाद फाइनेंस, कॉमर्शियल एंड अदर ट्रांसफॉर्मेशन पर 10% का खर्च किया जाता है। इस तरह से डिफेंस के ऊपर 5% का खर्च किया जाता है, 8% खर्च किया जाता है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें कहा गया है कि किसान रेल, इसमें कहा गया है कि किसान रेल के तहत फूड को ठंडे कंटेनर में रखा जाएगा, और इस तरह से इसकी सुविधा दी जाएगी ताकि
इसकी सुविधा दी जाएगी ताकि जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करना हो वहाँ पे खाना भोजन जो है सही पहुँचे, खराब होने का डर ना हो के पास। उसी तरह से कृषि उड़ान की बात की गई है, जिसमें इसी तरह से प्लेन में भी सुविधा देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इसके अलावा पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को क्या किया जाएगा, तो 20 लाख किसानों को स्टैंड सोलर पंप दिया जाएगा। और उसके अलावा 15 लाख करोड़ को ग्रिड कनेक्ट से पंप दिया जाएगा, जो कि बिजली वाला जो ग्रिड खंभा वाला जो होता है उस तरह से लगाया जाएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर में 15 लाख करोड़ को क्रेडिट दिया जाएगा 2021 तक। इसी के और इसको दे और 2025 तक मिल्क प्रोसेसिंग को इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद फिर फिश प्रोडक्शन को 200 लाख टन किया जाएगा 2022 से 2023 तक। मछली पालन का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाएगा, 200 लाख टन किया जाएगा 2022 से 2023 तक। इसके अलावा पानी की भी बात की गई है। इसके अलावा पानी की भी बात की गई है, जिसमें पीएम जनधन योजना लाया गया है। इसमें टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसको लॉन्च किया गया है 2025 तक, इसको मुक्त करने के लिए बोला गया है। इसके अलावा जन औषधि केंद्र 2024 तक लाया जाएगा। उसके बाद पोषण अभियान को लॉन्च किया जाएगा। जन औषधि केंद्र लाया जाएगा 2024, स्कीम लाया जाएगा 2024 तक। उसके बाद पोषण अभियान भी चलाया जाएगा ताकि इसमें बीमारियों से मुक्त जा सके। उसके बाद एजुकेशन के बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि 150 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया जाएगा। 150 हायर एजुकेशन स्टार्ट करेंगे और स्किल इम्प्रूव करेंगे। स्किल को डेवलप करने के लिए इसमें बोला गया है। स्किल टेस्ट के लिए इसमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा किया जाएगा क्या, ध्रुवा भी लॉन्च किया जाएगा। उसको ऑनलाइन ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड भी लॉन्च किया जाएगा, जो डिजिटल बोर्ड के तहत लोगों को पढ़ाने की शिक्षा देने के लिए इक्विपमेंट की बात की गई। अब इसमें देखते हैं कि क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। इसमें देखते हैं कि इसमें सोया प्रोटीन, शुगर, ये सब सस्ता हो गया है। प्लास्टिक केमिकल, स्किम मिल्ड, टीवी, सोलर बैटरी, न्यूज प्रिंट, प्लेटिनम प्लास्टिक सीट, ये सब चीज सस्ता हो गया है। ये सब चीज सस्ता हुआ है। वही ऑटो पार्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट, फर्नीचर, फुटवियर, मोबाइल, पानी का फिल्टर, ग्लास का सामान, पंखे, मिक्सर, तंबाकू, सिगरेट, ये सब चीज महंगा हुआ है। ये सब हमने बात कर ही लिए है। विमेन एंड चाइल्ड सोशल वेलफेयर के तहत लगभग 6 लाख आंगनबाड़ी वर्कर को मोबाइल स्मार्टफोन दिया जाएगा। कल्चर एंड टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें प्रपोजल किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन के तहत 5 आर्कोलॉजिकल साइट डेवलप किया जाएगा और एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा। ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाएगा, जो कि रांची में स्थापित करने के लिए बोला गया है।
उसी के तहत इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि कोलाइजेशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च इन सितंबर 2019, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करने के लिए, डिजास्टर से बचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया जाएगा सितंबर 2019 तक। कॉर्पोरेट टैक्स कहाँ कहाँ हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स कितना बढ़ा है, तो वहीं देखिए इंडिया 22% है। जब यूएस और चाइना में थी झड़प चल रही थी, तो उस वक्त थाईलैंड और बांग्लादेश इंडोनेशिया ये सब अपने बिजनेस को डेवलप कर चुका है, क्योंकि उस वक्त चाइना से बहुत सारी कंपनियां इधर उधर दूसरे जगह पर अपने खोज डेवलप करने के लिए जगह ढूंढ रही थी। उस वक्त भारत में एनसीसी और एनआरए इस तरह का प्रदर्शन चल रहा था, जिसकी वजह से भारत अब ज्यादा फायदा नहीं उठा सका। वही बांग्लादेश और थाईलैंड की बात करें तो ये सब अपने डेवलप कर चुका है। भारत के पास एक अच्छा मौका था उस वक्त, लेकिन यह करने में असफल हो। देखते हैं भारत का इंडिया को कितनी पैसा चाहिए, आखिर ये सब खर्च करने के लिए पैसा कितना चाहिए। तो टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 30 लाख करोड़ चाहिए लगभग। लगभग 30 लाख करोड़ रुपए चाहिए खर्च करने के लिए। इस 30 लाख करोड़ में पूरे साल भर तक हमें चलाना होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे जब हम नेक्स्ट वाला 21-22 वाला पढ़ेंगे, तो उस वक्त हमको पता होना चाहिए कि पिछली बार कितना खर्च किया गया था, या खर्च करने के लिए हमारे पास कितना पैसा था। 30 लाख करोड़ खर्च करने के लिए पैसा था। हम देखते हैं कि नेक्स्ट बार अगली बार में 21-22 में कितना रुपया दिया गया। एक बार फिर से बता दी, ये 2020-21 पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा जीडीपी की हम बात कर लेते हैं। तो जीडीपी वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि सकल मतलब सामान, घरेलू मतलब अपने घर में कहने का मतलब कि अपने देश में और जो उत्पाद यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि एक साल के अंदर में अपने घर के अंदर, अपने देश में, अपने राजनीतिक सीमा के अंदर हम जो भी सामानों का उत्पाद करते हैं, उसके वस्तु एवं सेवा के अंतिम मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। आज का डिस्कस हो गया, ये समाप्त। 2020-21 का ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट संडे को हम 21-22 वाला डिस्कस करेंगे।